हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई ने बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। आपको पता है 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जिनमें से हाफ से ज़्यादा वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर की, जहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब फ्रेशर्स भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी की जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिसमें हम डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूं पार्थ शर्मा को, जो कि खुद एसबीआई में एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के तौर पे काम कर रहे हैं, ताकि वो आपको मतलब एक तरह से एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे बता सकें कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको क्या चीज़ें ध्यान में ज़्यादा रखनी चाहिए, क्या चीज़ें कम रखनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा पार्थ के बारे में बता देता हूँ। पार्थ ने 2021 में गेट स्मैशर का कोर्स ज्वाइन किया था, और वहाँ पे उन्होंने एज ए डिप्टी, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उस टाइम पे आई थिंक उसका रिटन टेस्ट था, अभी तो रिटन टेस्ट नहीं है इस बार तो, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, और उसके बाद उन्होंने बतौर स्केल 2 आईटी ऑफिसर मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे उन्होंने एसबीआई में ज्वाइन किया। तो चलिए फटाफट से बुलाते हैं आप पार्थ को। यस, वेलकम पार्थ, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। तो पहले तो आप वही बात स्टार्ट करते हैं कि यार 2021 वाली जो मैंने अभी आपको बताई कि 2021 में आपने जब ज्वाइन किया था कोर्स, आपने डिप्टी मैनेजर के लिए उस टाइम पे अप्लाई किया था ना। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी आपकी? मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के तौर पे, जैसे चलो कोर्स तो आपने लिया हुआ था, लेकिन उसके अलावा आपने पर्सनली कैसे कितना टाइम डिवोट किया, कितना मेहनत की, कैसे कैसे आपने, क्योंकि उस टाइम पे आप जॉब में भी थे, तो कैसे आपने सारा मैनेज किया? थोड़ा सा गाइड करना बच्चों को। Sir, when I applied for this, I was already working with Infosys. So Okay. at that time, I have joined Gate Smasher का जो course launch हुआ था, वो मैंने join किया. I have attended all the lectures जो मुझे recorded forms में मिले थे, prerequisite है. वो मैंने go through किया, and उसके बाद जो live sessions होते थे, जिसमें questions हम solve करते थे, उसमें हम वो concepts apply करता था. और मैंने नोट्स बनाए थे, और जो भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसके ऑन एंड अराउंड जो आप बताते थे कि इसमें ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आई यूज्ड टू नोट डाउन दैट टॉपिक्स एंड आई यूज्ड टू गो बैक एंड स्टडी दोस टॉपिक इफ आई एम नॉट अवेयर. तो मैंने जो फॉलो किया था प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, वो गेट स्मैशर का कोर्स, और जो मुझे क्वेश्चंस मिले थे, सैंपल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे वो, और मैं अपने डाउट्स पूछता था आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से. एंड उसके अलावा मैंने मोस्टली जो ये था इसी को रिवाइज किया और क्वेश्चन सॉल्व किए. मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाया वो मैंने करा, और मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई यूज्ड टू सॉल्व. थोड़ा बहुत मैंने गेट के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए थे, बेसिक लेवल के, ज्यादा डीप में नहीं. और उनसे मुझे टॉपिक्स पता चलते थे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर आई वाज नॉट अवेयर तो आई यूज्ड टू गो बैक टू गेट स्मैशर यूट्यूब चैनल, जिसमें डिटेल गेट की प्लेलिस्ट है. वो टॉपिक्स में वहां से देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता था, एंड आई यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन, एंड आई वाज एबल टू ग्रास्प द कांसेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी प्रोफेशनल नॉलेज लेके. मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर मटेरियल के लिए गैदर नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सारा मटेरियल मिल चुका था गेट स्मैशर के थ्रू, बुक्स, देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देन लाइव सेशंस जिसमें क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे और हमें डाउट्स पूछ सकते थे. उसके अलावा हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर किए थे, एंड पीपीडीज शेयर की गई थी बहुत सारी. तो मैं यूजुअली उस पे ही फोकस कर, उसमें मल्टीपल रिवीजन पे फोकस कर रहा था, रेदर देन एक्सप्लोरिंग बहुत ज्यादा मटेरियल. मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया ज्यादा, एंड आई फॉलोड यूट्यूब चैनल. अगर मुझे ऐसे कुछ नहीं डिटेल में समझना है, कुछ जैसे क्लास में समझना है, तो आई यूज्ड टू रेफर यूट्यूब चैनल, एंड कमेंट्स में मैं पूछ लेता था क्वेश्चंस. तो यही मेरा स्ट्रेटजी था प्रोफेशनल नॉलेज के लिए. ये पॉइंट बड़ा अच्छा बताया पार्थ आपने, जो नोट्स वाला, क्योंकि नोट्स जो है ना, स्टूडेंट्स की आदत रहती है कि एक बार सुन लिया लेक्चर में, लेकिन उसको जब तक हम लिख के नहीं प्रैक्टिस करते ना, क्वेश्चंस को ऑब्वियसली हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और कल को वो नोट्स आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे. इवन जो स्टूडेंट ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको भी बोलूँगा, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, उनको सिर्फ सुनना मत, वो मेन पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आएंगे उनको लिख भी लेना, क्योंकि वो आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. कई बार
ऐसी स्टूडेंट भी मेरे को बोल देते हैं कि सर प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन आपने 15 ही दिए, 20 दिए, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, हर एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आते हैं। तो क्वेश्चन हर एक क्लास में 50-60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ों को एक तो अच्छे से करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने कर सकते हो उनको करो। और मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ये भी पूछना है यार कि जो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज का हमें पता है कि 150 में से 100 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज आ रहा है, और ये जो जनरल एप्टीट्यूड है 50 नंबर का आ रहा है, जिसमें आपका रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश आ रहा है, उसका मतलब कितना इंपॉर्टेंस हमें उसको देनी चाहिए, वो भी मेरे को थोड़ा सा बच्चों को ये गाइड करना। यस सर। सो बेसिकली एसबीआई के एग्जाम दो पार्ट में होता है। फर्स्ट इज लाइक क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग, एंड सेकंड पार्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज। जो फर्स्ट पार्ट है क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका मतलब ये है कि आपकी मेरिट लिस्ट इस पे नहीं बनेगी, आपको एक बेयर मिनिमम जो उनका कट ऑफ डिफाइंड है वो आपको निकालना है, एंड विच इज अराउंड 25 to 30%। हाँ, ये भी थोड़ा तो सा शेयर कर देना आप डेटा, आपको अगर थोड़ा बहुत पता है प्रीवियस Sure, ईयर का, कि मतलब रफ आइडिया, Yes. ऐसा ना हो कि स्टूडेंट सिर्फ उतना ही हाँ, सोच it- के चले, मतलब उनको एक थोड़ा सा आइडिया काइंड ऑफ। Yes, sir. The safe figure will be around 30 to 35%. If you are able to score this much, surely you will be able to clear the cutoff, जो qualifying in nature है। And the main focus should be professional knowledge, जो जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, और then followed by interview। दोनों के मार्क्स कंबाइन होकर 70 to 30 रेशियो में आपका फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगा। तो एप्टी के लिए आई विल सजेस्ट कि आपको एक बेयर मिनिमम आना चाहिए 30 to 35%। यू शुड बी एबल टू स्कोर, एंड you should then focus on जब आप वो एक certain level attain कर लें कि हाँ you are able to solve the questions in the given set of time, तो फिर then you should focus majorly on professional knowledge। but having said that आपको ignore भी नहीं करना है अपनी पार्ट की, आप बिल्कुल ignore कर रहे हैं, क्योंकि if you are able to score good in professional knowledge but आप qualify ही नहीं कर पाए, तो then it will not make any वो sense। तो गलत ही हो जाएगा ना। और आईटी में पार्थ, जैसे आईटी में कई बार ना स्टूडेंट्स का रहता है, मैं हमेशा वैसे बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि स्पेशली एसओ में ना, मतलब आप डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाने की बजाय, जैसे हम गेट वगैरह में या नेट का एग्जाम होता है उसमें हम डेप्थ में जाते हैं, यहाँ पे मैं जनरली बोलता हूँ कि डेप्थ में जाने की बजाय आप अपनी नॉलेज को ब्रॉड करो, थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा वास्ट नॉलेज आपको एक्वायर करनी है रादर देन डीप में। तो कितने लेवल का मतलब चाहिए, थोड़ा सा लेवल भी स्टूडेंट को बता दो, ताकि उससे आइडिया हो जाता है स्टूडेंट को कि हम किस लेवल की प्रिपरेशन करें। So regarding professional knowledge, sir, basically concepts हमें क्लियर होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल OSI लेयर्स की बात करें नेटवर्किंग में, तो हमें पता होना चाहिए कि किस लेयर के क्या फंक्शन है, कहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग होता है, कहाँ पे कौन सा नेटवर्क डिवाइस किस लेयर पे वर्क करता है, लाइक कोर कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होना चाहिए। बहुत ही इन डेप्थ लाइक गेट लेवल का प्रिपरेशन हमें नहीं करना है यहाँ पे, और उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे डीबीएस में क्वेरीज, जॉइंस इतना सफिशिएंट है, बहुत हमको ऐसा एक्सट्रीम लेवल की क्वेरीज नहीं पढ़ना है। बेसिक क्वेरीज हमें पता होना चाहिए, रिलेशनल अलजेब्रा में पता होना चाहिए बेसिक, कि लेफ्ट आउटर चेन, राइट आउटर चेन क्या होता है, अगर कोई एसक्यूएल क्वेरी हमें दिया उसका आउटपुट क्या होगा, इतना अगर हम कर पा रहे हैं तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट। हमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं जरूरत है, और हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दे विल आस्क द कंसेप्ट्स, नॉट लाइक वेरी इन डेप्थ नॉलेज, लाइक हमको पीएचडी नहीं करना है उसमें, लेकिन कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, सो यू विल बी एबल टू लाइक सॉल्व द क्वेश्चंस। एक पार्थ, जैसे अब आईटी वाला जो हमारा एग्जाम होना है रिटर्न, उसकी भी अपन ने थोड़ी बहुत बात कर ली, जनरल एप्टीट्यूड की भी। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि 70% तो चलो वेटेज इसकी आ गई रिटर्न की, 30% वेटेज है उसके बाद इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू का भी थोड़ा सा मतलब एक आइडिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब कितना बड़ा पैनल होता है, और स्पेशली जैसे एक्सपीरियंस तो चलो नहीं चाहिए असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट में, लेकिन उसमें सर्टिफिकेशंस उन्होंने प्रेफरेबल लिखा हुआ है कि प्रेफर्ड है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो क्या वो चेक करते हैं कि मतलब सर्टिफिकेशन आपकी प्रॉपर है या नहीं। मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू का भी एक बार जरूर बताना कि किस तरीके की प्रिपरेशन उनको करनी चाहिए इंटरव्यू में भी। Once the candidate has cleared the mains exam, he will call for interview. Interview will have like a panel of 5 persons. Okay. और वहाँ पे बेसिकली आपका पर्सनैलिटी, नॉलेज, आपकी एनालिटिकल स्किल सारी चेक होंगी, एंड इंटरव्यू प्लेज अ वाइटल रोल बिकॉज 30% वेटेज
इंटरव्यूज है. And basically, I'll say regarding certifications, तो कैंडिडेट जो सर्टिफिकेशन में प्रेफर्ड है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, बट अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन है तो श्योरली ही विल हैव सम एडवांटेज ओवर अदर कैंडिडेट बिकॉज ही हैज गेन्ड सम नॉलेज एंड he has been certified in that particular knowledge. So certification अगर है तो it is always an added advantage. जैसे कि आपने बोला कि experience is not required in assistant manager post, but if he has some prior experience like 1 or 2 years in working some MNCs, so that is also kind of advantage to him because he'll be asked the question like what was your role and responsibility in your previous organization. So interview point of view से वो चीजें he should be clear like what was his roles and responsibilities, मतलब इसने क्या वहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कौन से हैंडल किए हैं, उसमें उसका रोल क्या था. He has worked as a software engineer, developer, infrastructure support or cloud or networking. किस डोमेन में उसने वहाँ पे काम किया है, and he should be well versed about his roles and responsibilities in that work. That will surely be asked. अगर कैंडिडेट को थोड़ा एक्सपीरियंस है 1-2 years 3 years, he'll surely be asked about his previous experience. तो वो I think मुझे ना एक्चुअली ये लगता है कि यार देखो जैसे एसबीआई है, हम जनरली क्या होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग सोचते हैं कि बीटेक के बाद फॉर एग्जांपल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया तो एक कहीं ना कहीं रहता है माइंड में कि यार मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग है, वहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, ठीक है. बट मेरे को एसबीआई में या ऑब्वियसली किसी भी बैंक में अगर आप एज ए IT ऑफिसर जा रहे हो तो आप कहोगे नहीं भैया मेरे को वहाँ जाके वो लोग सिखाएं या कुछ करें, हम उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट आपके पास एक प्रायर नॉलेज अगर है तो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनको भी चाहिए कि यार वैसा बंदा आए कि जिसके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए रादर देन कि हम उसको प्रोवाइड करें और बाद में ट्रेनिंग दें. तो इसीलिए मेरे को लगता है कि स्टूडेंट के पास अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उसको बताना चाहिए वहाँ पे, और इवन अगर सर्टिफिकेशंस है तो उसको डेफिनेटली वो शो करने चाहिए और क्या क्या उसने काम किया है, इवन चाहे बीटेक में या इवन जॉब में भी अगर क्या काम किया वो उसको दिखाना भी चाहिए वहाँ पे कि वाकई में मतलब मैंने इस तरीके का वर्क किया है, और वो बेनिफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियसली इंटरव्यू में कहीं ना कहीं. बाकी मेरे को लगता है इंटरव्यू के क्वेश्चंस को हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करता है वहाँ पे आपके रिज्यूम के हिसाब से किस तरीके की कॉन्वर्सेशन चल रही है ना. कुछ चीज़ें तो उसके इंटरव्यू में एकदम से होती हैं. Whatever is mentioned in the resume while uploading or the form, that will surely be asked. तो वो बहुत important है कि आप क्या रखते हो, क्या showcase करते हो, and तो you should be honest. पार्थ जो ये वाले सर्टिफिकेशंस होती हैं जैसे यूडेमी वगैरह पे या जो हम पेड वगैरह भी करते हैं अलग से, तो ये भी काउंट हो जाती हैं क्या, ये भी किस लेवल तक चलती हैं? Mostly sir they'll prefer like from the authorized vendor like certification from Microsoft, Oracle, preferred are those, but there are some Udemy certification that can be valid, like it depends on certification who is the provider of that certification. But mostly they'll prefer like for example for IT there's certifications like CISSP, CISA, CIMS, and there are certifications like ITIL. There are various certifications from Oracle. Then we have CCNA for networking. Like we have Juniper, we have AWS. Like mostly if they are from like OEM like Microsoft, Azure, or Amazon, or they will be preferred more, but some Udemy certification can also be considered. Like it depends. क्योंकि वो ये भी है ना, आप जैसे सिस्प या फिर सीसा अगर सर्टिफिकेशन है आपके पास तो ऑब्वियसली वो तो ISC स्क्वायर मतलब उनसे ऑर्गेनाइज्ड उनके ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रॉपर एग्जाम के बाद मिली है. और कई सर्टिफिकेशंस होती हैं जो ऑनलाइन मतलब वीडियोस देखी और आपको एक सर्टिफिकेट अलाउ कर देते भैया ये लो सर्टिफिकेट आपका और काम हो गया. तो फ़र्क तो है ही उसमें, वो एक वैलिड सर्टिफिकेशन कहलाती है कि यार आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बियर मिनिमम मार्क्स आपने लिए फिर आपको एक सर्टिफिकेशन जो है वो मिली है. तो फ़र्क तो ऑब्वियसली उसका पड़ता ही है, वो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है कहीं ना कहीं.
Correct, sir. हाँ And the list of preferred certificate is also mentioned in the notification. Like हाँ one can go through ये that. तो यार मतलब मैं पर्सनली बड़ा खुश हूँ एसबीआई से। मतलब उन्होंने हर पॉइंट को ना कोई भी मतलब ऐसे नहीं छोड़ा, एब्स्ट्रैक्शन नहीं छोड़ी कुछ भी। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि भैया ये एग्ज़ाम है, इसमें से आएगा, इतने मार्क्स का आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्रेफर्ड सर्टिफिकेट्स है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट, अगर किसी ने अच्छे से नोटिफिकेशन देखी है ना, तो डाउट कोई रहना नहीं चाहिए Yes, इस sir. टाइप का। तो उनको एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है या नहीं, क्या वो सारी चीज़ें तो उनको ईजिली पता लग जाएंगी वहीं से। और बल्कि मैं तो Yes, sir. सच में ही Detailed बड़ा खुश हूँ notification. यार एसबीआई से। मतलब मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार वाकई में इतनी वैकेंसी रहेंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि कल को कम हो जाएंगी वैकेंसी। मतलब क्या नहीं रीज़न नहीं क्या सर. है इतनी वैकेंसीज आने का? क्योंकि जनरली आई नहीं है पास्ट में। हद 100-200 वैकेंसी मैक्सिमम आती थी, या जब तुमने अप्लाई किया था 2021 में तब आई थिंक 400 के Yes, sir. अराउंड वैकेंसी थी। बट उसमें भी एक्सपीरियंस बेस ज़्यादा थी। Yes, sir. मैंने भी सर पहली बार इतनी वैकेंसीज देखी. मे बी हाँ वन ऑफ द रीजन कैन बी लाइक they are planning to increase the in-house resources. हम्म Currently, many vendors are also there in SBI. Maybe they are हम्म increasing their in-house staff of a हाँ specialist थोड़ा officer. This can काइंड be ऑफ one of the कह सकते हैं reason. कि डिपेंडेंसीज को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? हाँ तो फिर तो Yes, sir. आने वाले टाइम This में हो can सकता be है one of और the भी reason. अपॉर्चुनिटीज आए इस हिसाब से तो। Yes, sir. There हाँ are chances. चलो सही है फिर तो। और ये भी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सर व्हाट इज हाउ इज द लाइफ ऑफ आईटी ऑफिसर। मतलब तुम तो खुद मुंबई में वहाँ पे आई थिंक लास्ट 3 इयर्स होने वाले हैं अभी तो, है ना? 3 साल तो Yes, sir. मतलब कैसी है लाइफ आईटी ऑफिसर की? क्या प्रेशर रहता है? जैसे कॉर्पोरेट में बड़ा प्रेशर सा रहता है और स्टेबिलिटी नहीं होती, कभी रिसेशन आ गया जी, कभी हम ऑन बेंच बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा डर सा रहता है। तो आईटी ऑफिसर में क्या मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह क्या रहती हैं? Yes. Regarding stability, it's a stable job because it's in a STEAM organization. हाँ So बिल्कुल। regarding roles and responsibilities, so it depends on the department you have been allocated. There are multiple departments related to ATM. Then there are department related to INB, CBS. Then there are analytics department. Whatever department you have been posted, the responsibility will vary. From department to department. Like if you have been posted to a department which is related to software development, so you will be in development. Suppose you are posted in networking department, so you might be doing some job related to networking. Then there are departments which deals with infra support. Then there are departments which are related to cloud. So it depends on, but mostly I'll say it revolves around software development, infra support, cloud and networking. So Okay. it depends on which department you are posted and which team you have been allocated in that department. And there will be vendors also in some departments. So you might have to coordinate with them regarding some business requirement. So some vendor requirement, like vendor support is also there in some of the departments, and then some of the departments are completely in house. Like it roles and responsibility will vary based on the department. हाँ मतलब उनको हम फिक्स नहीं कर सकते, वो तो ऑब्वियसली। बट ये चीज़ अच्छी है कि मेरे को लगता है एक बार अगर रिक्रूटमेंट होगी जिनकी भी, उनकी मैक्सिमम बंदों की पोस्टिंग जो है वो एक बार नवी मुंबई में ही आती है ना? मुंबई में ही आती है Yes, सब। sir. According to yes, sir. Mostly it will be in तो फिर तो यानी Mumbai, हाँ हाँ जो स्टूडेंट मतलब Navi इसको Mumbai देख or रहे होंगे Mumbai. पॉडकास्ट को, तो कल को क्वालिफाई करके मैं कह सकता हूँ कि पार्थ के अंडर आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि तब तक Yes. भगवान की दया से तब तक पार्थ तुम स्केल 3 ऑफिसर आई थिंक बन जाओगे, है ना? नहीं नहीं चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, क्योंकि मेरे तो मेनली यही क्वेश्चन थे कि एप्टीट्यूड का लेवल और किस तरीके से प्रिपरेशन करें, या फिर आईटी की जो आपके कोर्स है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो ज़रूर। I'd like to conclude that this is a golden opportunity. Like this much vacancies, first time SBI is releasing, and one should be one should take this opportunity. और professional knowledge के लिए I'll say कि focus on quality material rather than like gathering all the material and उसके पीछे भागना. तो
कंसेप्ट्स क्लियर करें इस बार, तो आई थिंक सिलेबस भी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, सो ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के पीछे ना भागे, rather than clear your concepts, do multiple revisions, solve as much questions as possible. If you are something कुछ questions गलत हो रहे हैं, then go back to concepts and revise those and understand the concept rather than mugging up the concepts. And regarding FTA, as I mentioned that it is qualifying in nature, बहुत ज्यादा उस पे pressure नहीं देना है, but bare minimum you should be able to solve the questions. जितना practice करेंगे तो exam, real exam में उतना confidence आएगा हम. So this is what I would और like to बात say, जैसे sir. उसका जनरल एप्टीट्यूड का तुमने बताया कि तकरीबन मतलब 30 to 35% अप्रॉक्सीमेट का है कट ऑफ का, मतलब आइडिया, जस्ट हम ऐसा कोई फिक्स नहीं कर रहे इस स्लैब को. आईटी वाले का कितना का रहता है? जैसे आईटी की अगर हम बात करें, उसका कट ऑफ का कितना का रहता है आइडिया? Sir, it is based on past trend, it is around 40 to 45 to 50%. That is the cutoff. But the final selection के लिए आपको उससे थोड़ा 10-15% above score करना पड़ेगा. Because the cutoff for mains exam is for just for qualifying for interview. But the final result will comprise of mains plus interview. So जितना भी cutoff है, तो जितना maximum स्कोर कर सकते हैं उतना बेटर, उतना ही बेटर है. बिल्कुल. बट सेफ जोन विल बी अराउंड 65 to 70% if you are able to score 60 or 70%, because there is no negative marking also this time, so तो उससे भी थोड़ा अप जा सकती है ना. cut off might rise, yes, because everybody will attempt every question, so there are chances that cut off might increase. चलो सही है फिर तो. बस 23 सितंबर से गेट स्मैशर भी स्टार्ट करने जा रहा है इसका कोर्स. तो आई होप कि बहुत अच्छे ढंग से हम लोग अपना कंटेंट डिलीवर कर पाएँ, और बीच बीच में पाथ से भी हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे ताकि स्टूडेंट का मोटिवेशन जो है वो बना रहे. ठीक है ना. और एक मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं ना, कि यार जब हमारी बात होती है ना सामने किसी ऐसे बंदे से जो ऑलरेडी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके और एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, तो हम भी थोड़ा सा उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं कि यार मैं भी उस जगह पे जा सकता हूँ या मैं भी उस जगह पे जा सकती हूँ. तो बीच बीच में हम लोग इस तरीके का कुछ इंटरेक्टिव सेशन लेके आते रहेंगे जैसे जैसे स्टूडेंट्स के डाउट आएंगे. तो आज के लिए तो इतना ही फिर पार्थ. ठीक है, जल्दी फिर स्टार्ट करेंगे कोर्स, और फिर आपको दोबारा एक नए इंटरेक्शन मोड में लेके आएंगे. ठीक है. Sure, sir. I wish everyone a best of luck, and I wish to see you all in his grade. वेरी गुड. ठीक है बच्चे, थैंक यू. Thank बाय you, sir. बाय.